लीजिए सुनिए ना पार्थसारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वेणु काका के घर पार्टी खत्म होते होते 10 बज गए थे। वेणु काका और बसंती ने ही नायडू को सुझाया था कि वे रवि और कमली को आमंत्रित करें। उस रात उस प्रेमी युगल को एकांत सुख देने के लिए ये योजना बनाई गई थी। कामाक्षी के कट्टरपन और कठोर नियमों से एक दिन तो मुक्ति मिले। वेणु काका का एस्टेट भी पहाड़ में ही था, पर वहां तक पहुंचने के लिए 4 घंटे की यात्रा करनी पड़ती। पर नायडू का एस्टेट घंटे भर की दूरी पर ही था। वहां ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। नायडू एस्टेट में भी परिवार के साथ रहा करते थे, पर वेणु काका ने अपने एस्टेट में एक छोटा सा गेस्ट हाउस भर बनाया था। यही कारण था कि नायडू के एस्टेट बंगले में रवि और कमली के साथ वेणु काका बसंती भी चले गए। एक कार में नायडू, वेणु काका, बसंती, दूसरी कार में रवि और कमली थे। ठंडी हवा के झोंके में कमली जल्दी ही सो गई। रवि चूंकि दोपहर में खूब सो लिया था, इसलिए उसे नींद नहीं आई। कंधे से लगी कमली के देह की गंध उसे उत्तेजित करने लगी। उसे लगा सुंदर युवती के बालों की सुगंध और चमेली की सुगंध के बीच कोई रिश्ता भी हो सकता है। कुछ फूलों की सुगंध अलिखित कविताओं की तरह होती है। शब्दों के माध्यम से व्यक्त कविताओं की अर्थ सीमा निर्धारित होती है। अलिखित कविता असीमित होती है। श्रेष्ठ फूलों की सुगंध भी असीमित होती है। सुगंध और कवियों के बीच बहुत मधुर रिश्ता है। फूलों की ये सुगंध रवि को बहुत सालों पीछे ले गई। शंकर मंगलम में अलसुबह ये फूल खिलते, बाग में सुगंध फैलाते और वो ठंडे पानी में मुंह हाथ धोकर ओसारे पर आकर बैठता। अमरकोश और शब्द मंजरी बाऊ के सामने बैठकर याद करता। सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक बाऊ के साथ संस्कृत शिक्षा, फिर सुबह बच्चों के साथ स्कूल में अंग्रेजी की विधिवत शिक्षा। उन दिनों गांव में बिजली कहाँ थी। बाऊजी उसे दिया भी जलाने नहीं देते। ओसारे पर बैठकर अपनी गुरु गंभीर आवाज में शुरू कर देते थे, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान। राम के रूप को दोहराते वक्त वो सुबह वो सुगंध याद आने लगती। एक बार भी भूल कर देता तो बाऊ को लगता वो सो गया है। कान उमेठ देते। दोनों का सम्मिलित स्वर गूंजता और शंकर मंगलम में सुबह होती। निघंटू शब्द आदि समाप्त करने के बाद रघुवंश का अध्ययन याद आया। शंकर मंगलम में बिताया वो अनुशासन युक्त बाल्यकाल, कुछ कुछ स्वतंत्रता लिए हुए कॉलेज के दिन, फिर पेरिस की स्वच्छंद जिंदगी, कमली से प्यार, सब कुछ जैसे कितनी जल्दी में घट गए। और अब पहाड़ की ओर ये यात्रा। उसे लगता है उम्र चाहे जितनी हो जाए, पहाड़ की ओर चढ़ते हुए या तेजी से अपनी ओर आती समुद्र की लहरों को झेलते हुए आदमी बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है। इन दोनों ही स्थानों पर आदमी की उम्र सहसा कम हो जाती है। बुढ़ापा जाने कहाँ गायब हो जाता है। थकान, हिचकिचाहट सब गुम होने लगते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते जाने का उत्साह हावी होने लगता है। कार जैसे ऊपर चढ़ती चली गई। हवा कानों के पास सनसनाती हुई निकलती रही। ठंडक बढ़ने लगी तो रवि ने खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए। कमली फूलमाला की तरह उस पर टिककर सो रही थी। बाऊ के अनुशासन में बंधी बंधाई जिंदगी जीते हुए आधी नींद में ही उठकर श्लोक रटते हुए उसने तो कल्पना तक नहीं की थी कि वो कभी विदेश जाएगा या किसी विदेशी युवती से प्यार करेगा। पर जो कुछ भी घटा है वो सच है। प्रमाण है ये कमली। निःशब्द संगीत की तरह आश्वस्त करने वाला ये सौंदर्य, आप्लावित करने वाला ये मधुर स्वभाव। चूंकि रात का वक्त था और रास्ते में कई हेयर पिन वाले मोड़ पड़ते थे, वे 11:30 के लगभग ही एस्टेट वाले बंगले तक पहुंच पाए। एस्टेट में ठंड बढ़ गई थी। वेणु काका और बसंती नायडू के बंगले में ही ठहर गए। बंगले की कुछ ऊंचाई पर गेस्ट हाउस था। ऊपर जाने के लिए घुमावदार सड़क थी। नायडू ने उन्हें बंगले तक छोड़ दिया, जैसे वे दोनों हनीमून मनाने आए कोई नवविवाहिता जोड़े हों। बेडरूम में हीटर लगा था। नायडू सब दिखा बुझाकर चले गए। थोड़ी ही देर में नौकर थर्मस में गर्म दूध और प्लेट में फल दे गया। कमली जग गई थी। रवि उनके पास बैठ गया था। धीमे से पूछा, कमली, लगता है दोपहर भर तुम सोई नहीं, क्या करती रही? तुम ऊपर तो थी नहीं, नीचे अम्मा से बातें करती रही थी क्या? कमली ने सारी बातें कह सुनाई। अम्मा का व्यवहार कैसा था? गुस्से में तो नहीं थी? कह नहीं सकती, गुस्से में तो नहीं लग रही थी।
हाँ, सामान्य भी नहीं लग रही थीं। तुम थोड़ा धैर्य रखो और उनका मन जीत लो। अम्मा की पीढ़ी की जितनी भी हिंदुस्तानी माँ हैं, उनका मन इतना ही जिद्दी होता है। वे इतनी जल्दी नहीं मानती। मुझे लगता है हमारे रिश्ते को लेकर माँ के मन में संदेह और भय भी है। बसंती ने बताया था कि मेरा बिना बाहों वाला ब्लाउज पहनना अम्मा को अच्छा नहीं लगा। मैंने तुरंत बदल डाला। तुम्हारे कपड़े पहनने ओढ़ने को लेकर अगर माँ नाराज होने लगी हैं तो मैं समझता हूं ये अच्छी शुरुआत है। यदि एक युवती के पहनने ओढ़ने बैठने उठने को लेकर उसके प्रेमी की माँ यदि चिंतित होने लगे तो समझ लो वो अपने को भावी सास मानने ही लगी है। कमली हंस पड़ी। रवि भी हंस दिया। कमली कामाक्षी के स्वर की मधुरता, लोक कलाओं में उसकी प्रवीणता की प्रशंसा करती रही। आपके यहाँ की स्त्रियां ललित कलाओं में कितनी पारंगत होती हैं, मुझे तो ईर्ष्या होने लगी है। यदि एक ही स्त्री अपने से उम्र में वरिष्ठ दूसरी स्त्री से ईर्ष्या करने लगे तो समझो बहू होने की संपूर्ण योग्यता उसमें है। रवि काफी उत्साहित लग रहा था। कमली वेणुकाका के घर भोज में मिले कुछ लोगों के बारे में उनकी बातों की चर्चा करने लगी। एक बात कहूं कमली, जो पुरुष स्त्रियों के सामने संकोची होने का प्रदर्शन करते हैं उनसे अकेले में सतर्क रहना चाहिए। बहुत अधिक संकोची पुरुष और आवश्यकता पर थोड़ा सा भी संकोच न करने वाली स्त्री दोनों ही विश्वसनीय नहीं होते। भोज में जिनसे तुम मिली हो उनमें अधिकांश विघटित व्यक्तित्व वाले हैं। तुम्हारे जैसे यूरोपीय कृष्ण कांशन सेंस योग सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट को देखकर पूर्व के प्रति आकर्षित होते हैं। यहाँ के कुछ कुंठाग्रस्त लोग पश्चिम को देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए होता यह है कि जब तुम दोनों मिलते हो तो जिज्ञासाएं विपरीत दिशा की ओर प्रवृत्त होती हैं। तुम नायडू से विशिष्ट अद्वैत के बारे में पूछती हो और नायडू तुमसे मॉलिन रोज फ्लोर शो के विषय में जानना चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पर नायडू या उसके जैसे लोग ही तो भारतीयों के प्रतिनिधि नहीं है। इसी भारत में ही तो शास्त्रों महाकाव्यों के अध्येता तुम्हारे पिता और ललित कलाओं की ज्ञाता तुम्हारी माँ भी है ना। तो मेरे माता पिता की जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने लगी हो कमली। वे लोग इस योग्य हैं ही। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो उनमें नहीं है। रवि को यह जानकर अच्छा लगा कि कमली शंकर मंगलम से या उसके माता पिता से ऊबी नहीं। फ्रेंच युवतियों का स्वाभाविक आकर्षण, अनुशासन, तहजीब, निश्चल स्वभाव और समझदारी और एक तरह की खास स्मार्टनेस सब कुछ है कमली में। इन्हीं बातों की वजह से तो वो कमली के प्रति आकर्षित हुआ था। अब उसकी बातों से उसका अंदाजा सही साबित हो रहा था। देर तक वे बातें करते रहे, फिर सो गए। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सुबह 9 बजे के पहले कोई नहीं उठा। सुबह कोहरे में लिपटी थी और ठंडक भी बढ़ गई थी। रवि और कमली 10 बजे ही उठे। कॉफी पीकर वे चलने लगे तो नायडू ने रोक लिया। वाह, पहाड़ आए हैं तो क्या बगैर देखे लौट जाएंगे? पास ही में एक झरना है, आराम से नहाया जा सकता है। फिर 10 मील दूर एलिफेंट वैली है, वहां हाथी झुंड के झुंड आते हैं, दूरबीन से देखा जा सकता है। सब देख दाख कर दोपहर तक लौट जाना। वेणुकाका और बसंती ने भी इनका समर्थन किया। कमली की इच्छा भी झरने में स्नान करने और हाथियों के झुंड देखने की थी। दोपहर 11 के आसपास गुनगुनाती धूप फैली। धूप निकलने के बाद ही वे झरने तक गए। नायडू रास्ते में इलायची, चाय, कॉफी के बागान दिखाते हुए ले गए। झरने में दूधिया साफ पानी छल छल कर रहा था। कमली ने बसंती से जानना चाहा कि क्या इतनी तेजी से गिरते पानी में सिर दर्द नहीं हो जाएगा। बसंती ने उसे बताया कि नारियल का तेल लगाकर नहाना होगा। पर तेल कैसे छूटेगा, चेहरे पर नहीं फैलेगा? कमली ने पूछा। ना, शैम्पू से भी इतना साफ नहीं होता जितना इसमें होता है। तुम भी तेल लगा लो। कमली ने मना नहीं किया। तेल लगाए बिना वहां चली गई तो गले और कनपटी पर खून जम जाएगा। बसंती ने समझाया। पहले वेणुकाका, रवि और नायडू नहाकर निकले। कमली और बसंती का तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। देर हो गई तो रवि और काका ने आवाज लगाई। बसंती ने ठीक कहा था। बाल एकदम रेशम की तरह हो गए थे। कमली को आश्चर्य हुआ। नायडू के सिर पर तेल का नाम निशान नहीं था। उनका गंजा सिर चमचमा रहा था। काका ने छेड़ा। क्यों नायडू, लगता है सिर में कुछ नहीं रहा, एकदम खाली हो गया। वाक्य ठीक नहीं बना काकू, कुछ और मतलब निकलता है इसका, रवि ने कहा। देखिए, मजाक छोड़िए। बाल झड़ना अनुभव के पकने का लक्षण है। गंजापन तो आपके भी बालों में है।
आप भी जल्दी ही हमारी बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। हाँ नायडू, अच्छा हुआ हमारे देश में बस एक यही दल तो नहीं बना है, पर लगता है जल्दी ही एक दल ऐसा भी बन जाएगा। तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। जितनी जनसंख्या है, अगर सभी एक दल बना डालें तो वोट डालने के लिए कौन बचेगा? एक एक दल को एक एक वोट मिलेगा, फिर हर व्यक्ति देश का नेता बन जाएगा, जनता तो रहेगी ही नहीं। वेणुकाका और नायडू जैसे युवा हो गए थे। युवतियों के कपड़े बदलने तक ये राजनीतिक चर्चा चलती रही। देखा जाए तो हमारे यहाँ की राजनीति और प्लांटेशन की स्थिति एक सी है। रोपाई, कटाई, निराई, सबकी बातें दोनों मिलती जुलती हैं। राजनीति की बातें भी प्लांटेशन की ही भाषा में की जाती हैं। युवा आगे निकल आए तो कहते हैं, दो पत्ते भी नहीं फूटे, चला आया राजनीति में। चुनाव में जो जैसा खर्च करता है, बाद में वैसी कटाई भी करता है। असंतुष्ट और विरोधी कार्यकर्ताओं की निराई की जाती है। अरे रे, आप तो इस पर पूरी थीसिस लिख डालेंगे लगता है। रवि हंस पड़ा। अरे यही नहीं, आगे भी सुन लीजिए। खेत में जैसे बीज पड़ जाता है और फसल उगाती है, ठीक इसी तरह परिवार में एक राजनीतिज्ञ ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो फिर उस परिवार में वो पद पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगता है। एलिफेंट वैली चलें? वेणुकाका ने बातों की दिशा बदली। कमली और बसंती ने कपड़े बदल लिए थे। जीप से फिर चल दिए वे लोग। आपके घर से कोई साथ नहीं आया नायडू? है कौन वहां साथ लाने के लिए? बच्चे नीचे मैदान में पढ़ रहे हैं, पत्नी बीमार रहती है, गर्म पानी में ही नहाएगी, ठंडा पानी उसे रास नहीं आता। कोई 12 मील चलने के बाद एक मोड़ पर जीप रुक गई। 100-150 फीट नीचे हरी घाटी फैली थी। एक झील भी नजर आया। झील के किनारे काले काले धब्बों की तरह कुछ हिलडुल रहे थे। वो देखिए, हाथियों के झुंड। दूरबीन कमली की ओर नायडू ने बढ़ाया। कमली ने दूरबीन से देखा। 10-20 बड़े हाथी, एक आध छोटे हाथी झूमते खेलते साफ उसे नजर आए। उसे छोड़कर बाकी लोग वहां कई बार आ चुके थे, इसलिए उन्हें अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। कमली ने हाथियों के बारे में कई सवाल किए। सभी प्रश्नों का उत्तर वेणुकाका और नायडू बारी बारी से दिए जा रहे थे। एलिफेंट वैली से लौटते कमली ने नायडू से चंदन का पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। कुछ दूर बाद जीप रुकवाकर नायडू ने कमली को चंदन का एक पुराना पेड़ दिखाया। वन विभाग के लोगों ने पेड़ की एक शाखा पर कुल्हाड़ी चलाई होगी, वहीं से गंध फूट रही थी। कमली ने सूंघ कर देखा। नायडू ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में वे चंदन का एक टुकड़ा भिजवा देंगे। लौटते में रवि और कमली पिछली सीट पर पास बैठे थे। पहाड़ी हवा की ठंडक और झरने के पानी के सुख ने उनके उत्साह को दूना कर दिया था। कमली के कानों के पास झुककर बोला, कमली, मेरे लिए तो तुम ही चंदन का पेड़ हो। तुम्हारे शरीर में जो इतनी सुगंध है, वो चंदन के पेड़ में क्या होगी? मैं इसीलिए तो जीप से उतरा ही नहीं। चंदन का वृक्ष तो मेरे पास है ही। कमली उसे देखकर मुस्कुरा दी। बंगले की ओर लौटते दूर क्षितिज में इंद्रधनुष निकल आया था। पहाड़ की हरियाली, हल्की बूंदाबांदी, जंगल की महक, इंद्रधनुष, पूरे माहौल में बिल्कुल बच्चे हो गए थे वे। दोपहर में नायडू ने भोज का आयोजन किया था। भोजन समाप्त करके कुछ देर आराम करने के बाद ही वे निकल सके। आप जब तक भारत में हैं, कभी भी यहां आकर ठहर सकते हैं। आपका अपना ही घर समझें। रवि और कमली से नायडू बोले। हरी इलायची की एक माला कमली को भेंट में दी। कमली उसकी बुनावट को देख आश्चर्य में पड़ गई। वीकेंड में कहीं निकलना हो तो इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती, वेणुकाका ने कहा। वे लोग यहां आएंगे तो अब की बार अपने गेस्ट हाउस की चाबी भी दे देंगे, बसंती ने कहा। नीचे आते आते 3 बज गए थे। रवि और कमली जब घर पर कार से उतरे 4:30 बज गए थे। ओसारे पर शर्मा जी इरेमुड़ी मणि से बातें कर रहे थे। इरेमुड़ी मणि ने रवि का उत्साह के साथ स्वागत किया। कमली का परिचय करवाया गया। इरेमुड़ी मणि नाम का उच्चारण करती हुई कमली ने नाम का अर्थ पूछ लिया। रवि ने बताया कि ये देव शिखामणि का रूपांतरण है। मरे भले अड़िगल परिधि मात्र कैलेंडर जैसे ही ये भी नाम है ना? कमली ने रवि से पूछ लिया। अरे तमिल भी जानती है ये तो। बैठो बेटा, उनसे भी कहो बैठ जाए, इरेमुड़ी मणि ने कहा। रवि सामने वाले ओसारे पर बैठ गया। कमली नहीं बैठी। शर्मा जी के सामने बैठते सकुचा रही थी। शर्मा जी ने भांप लिया। आप लोग बातें करें, मैं अभी मठ के कारिंदों को बुला लाता हूं। कहते हुए वे निकल गए। उनके जाने के बाद तीनों को बातें शुरू करने की स्वतंत्रता मिल गई। कमली रवि से थोड़ा हटकर बैठ गई। तमिल ही नहीं, हमारे रीति रिवाज भी
आपने इन्हें सिखाया है। इस बात की बहुत खुशी है मुझे, इरेमुडी मणि ने कहा। उनकी गुरु गंभीर आवाज, मंचीय भाषण का सा सधा हुआ बातचीत का लहजा, कमली उनके विषय में जानने को उत्सुक हो गई। रवि ने उसे सविस्तार समझाया। उसकी बातों को इरेमुडी मणि ने विनम्रता से नकारा। बेटे का मेरे प्रति प्यार ही है कि मेरी बहुत तारीफ करने लगा है। मैं तो एक साधारण सा व्यापारी हूं, बस नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हूं। आप अपने मूवमेंट के बारे में कुछ बताएंगे? बहुत दिनों से तांबे का कोई बर्तन कोने में पड़ा रहे तो उसकी चमक बिल्कुल गायब हो जाती है। इसी तरह इस देश के ज्ञान और विवेक पर जाति और धर्म प्रथाओं, रीति रिवाजों की और अंधविश्वासों की परत चढ़ गई है। उन अंधविश्वासों को दूर करना हमारा आधारभूत सिद्धांत है, ताकि उसका असली रूप निखर कर सामने आए। ठीक उसी तरह जैसे तांबे के बर्तन को इमली से मांझ कर चमकाते हैं। ये आत्ममर्यादा का आंदोलन इसी कारण शुरू किया गया था। इन बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों से असली ज्ञान और विवेक ही महत्वपूर्ण है। ये आत्ममर्यादा क्या है? किसी भी स्थिति में दूसरों से अपने को अपमानित न होने देना और दूसरों का अपमान न करना, यही आत्ममर्यादा का आंदोलन का मूलभूत सिद्धांत है। आपका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर है, कमली ने जी खोलकर प्रशंसा की। अरे हां, बाबूजी किस लिए कारिंदे को बुलवाने गए हैं? रवि ने पूछा। इरेमुडी मणि ने रवि को बताया कि वे मठ की जमीन को किराए पर ले रहे हैं। कमली को ओसारे पर बैठे देखकर आसपास के मकानों से कुछ चेहरे झांकने लगे। रवि और इरेमुडी मणि ने इसे ध्यान से देखा। गांव के लोग अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों के मामले में रुचि लेते हैं। यही नहीं चाचा, इस वक्त गांव का सारा ध्यान मुझ पर और कमली पर है। हमारी ही बातें घर घर होने लगी होंगी। हाँ हाँ होंगी, तो इससे क्या, तुम घबरा मत जाना बेटे। शर्मा जी कारिंदे के साथ लौट आए। रवि और कमली ऊपर चले गए। स्टाम्प पेपर ले आया हूं, जो लिखवाना है लिख ले। दुकान मेरा दामाद चलाएगा, पर करारनामा मेरे नाम हो जाए तो ठीक है। 2 महीने का किराया पेशगी देना होगा। जमीन पर कुछ भी बनवाना हो तो वो भी आपके ही जिम्मे होगा। ठीक है, मंजूर है, पेशगी लाया हूं। शर्मा जी को उत्तर देकर इरेमुडी मणि रुपए गिनने लगे। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। दोनों ने सिर उठाकर देखा। कपड़ों के व्यापारी अहमद अली सीढ़ियां चढ़कर भीतर आ गए थे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या बात है? अहमद अली से शर्मा जी ने पूछा। अहमद अली हंसते हुए बोले, आपकी कृपा चाहिए, लीजिए। एक पत्र शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए, सीमा वैयर ने आपके लिए भिजवाया है। शर्मा जी ने पत्र खोलकर पढ़ा। उनके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं उभरे। सीमा वैयर से कहिए, पत्र मैंने पढ़ लिया है, मैं आपको बाद में कहला भेजूंगा। पैसों की कोई चिंता मत करें, आप जो भी निर्णय लें मैं स्वीकार कर लूंगा। कहा ना मैं कहला भेजूंगा। तो चलूं, आप जरूर कहला भेजिएगा। आज ही कुछ तय कर ले। हाँ, कहला दूंगा। अहमद अली ने शर्मा जी से विदा ली, कारिंदे से और वहां बैठे इरेमुडी मणि से भी विदा लेकर उतर गए। शर्मा जी को लगा इरेमुडी मणि तुरंत पूछेंगे मियाँ किस लिए आए थे, पर उन्होंने नहीं पूछा। शर्मा जी को आश्चर्य सा हुआ। करारनामा तैयार करवाकर इरेमुडी मणि से पेशगी ले ली, फिर कारिंदे को देकर बोले, लो इसे मठ के खाते में जमा कर देना। उसे भिजवाकर फिर बोले, देवशिखामणि, इसे पढ़ लेना। पत्र उनकी ओर बढ़ा दिया। इरेमुडी मणि उनसे पत्र लेकर पढ़ने लगे। पत्र सीमा वैयर का था। मठ की जमीन अहमद अली मियाँ की नई दुकान को 20 साल की पट्टेदारी पर देने की सिफारिश की गई थी। ये भी लिखा था कि मियाँ अच्छी खासी रकम देने को तैयार हैं और मठ को अच्छी पेशगी भी दे सकते हैं। मठ को इससे कितना लाभ होगा, इसका ब्यौरेवार विवरण था। तो तुम क्यों चुप रह गए? तो फिर क्या, आदमी बेईमानी करे? वचन मैंने तुम्हें दिया था। अगर कोई लालच दे तो क्या मैं वचन से मुकर जाऊं? मैंने तो मठ से सलाह भी ले ली थी, अब किसी का डर नहीं पड़ा है। देखा कैसे वक्त पर पहुंच गए। सीमा वैयर और अहमद अली मियाँ के बीच धड़ल्ले से लेन देन चलता है। कुछ भी चलता हो, इस जमीन पर परचून की दुकान खुलेगी तो लोगों का फायदा होगा। कपड़ों की दुकान को खास फायदा नहीं होगा। यूं भी बाजार में 10-20 दुकानें हैं कपड़ों की, इन सब में कई दुकानें इन्हीं मियाँ की हैं। फिर ये जमीन क्यों किराए पर लेना चाहते हैं? सिंगापुर से पैसा अनाप शनाप आ रहा है। गांव के आधे से ज्यादा मकान, खेत खलिहान खरीद डाले, अभी तक लालच नहीं गया। ऐसा नहीं लगता कि जानबूझकर मेरी प्रतिद्वंद्विता के लिए किया गया है? पता नहीं इन्हें सब कुछ पहले कैसे मालूम हो जाता है।
मुझे तो अपने इस कारिंदे पर ही शक है। सीमा वैयर का खास आदमी है ये। हो सकता है किसी से पता लगा होगा, तभी तो सीमा वैयर ने मियाँ को सीधे यहां भिजवा दिया। यहां तो हम लोगों को एक एक पाई जोड़नी पड़ती है, और एक ये अहमद अली हैं, चारों ओर से पैसा ही पैसा। समझ में नहीं आता होगा इन्हें कि कैसे खर्च किया जाए। शान में किराया पर खर्च किए चले जा रहे हैं। पैसा केवल सुख या सुविधाएं दे सकता है, पर अनुशासन और ईमानदारी नहीं दे सकता। कितने लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, पर अनुशासनहीनता और बेईमानी की वजह से चैन से सो भी नहीं पाते हैं। अच्छा है हम इनसे दूर ही रहें। ईमानदार होते हुए गरीब बने रहना ज्यादा अच्छा है। हमारे लिए तो यही काफी है। एरे मुड़ीमणि और शर्मा दोनों अच्छी तरह जानते थे कि सीमा वैयर और अहमद अली इस बात को यूं नहीं छोड़ेंगे। शर्मा एरे मुड़ीमणि से बोले, लालच, राजनीति, दांव पैंच, उठापटक, दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाने की तमाम बुराइयां पहले शहरों तक ही सीमित थीं, अब हमारे गांव में भी आ गई हैं। और तो और अब तो लोग दलीलें देने लगे हैं कि इस तरह कमाना कहीं से गलत नहीं है। आज का नया दर्शन ही यह है कि अपनी गलतियों को प्रमाणित करते चले जाओ। विश्वेश्वर, तुम्हारे इस उपकार का आभार किस तरह प्रकट करूं, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझसे भी अधिक किराया देने वाले तुम्हें मिले, पर तुमने मुझे ही ये जगह दिलवाई। ये आस्तिकों का मठ है, उनकी जमीन है। मैं नास्तिक हूं, ये जानने के बाद भी तुमने वचन को निभाया है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? जो सही था वही किया। नहीं यार, ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इस अग्रहारम के तीनों मोहल्लों में मैं किसी की भी इज्जत नहीं करता, पर तुम्हें तुम्हें इज्जत दिए बिना भी नहीं रह पाता। अपने अजीज मित्र के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर शर्मा भी सकचा गए। बोले, हम लोग परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करें, कुछ अच्छा नहीं लगता। झूठ कह रहा हूं क्या? यदि एक ऐसा सच जिसके कहने से सामने वाले का सिर चढ़ जाए, उसे भीतर ही रखना बेहतर और श्रेयस्कर है। देखो यार, जो सही और ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी तारीफ तुरंत कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों की तारीफ में कुछ कड़े शब्द भी प्रयोग किए जा सकते हैं ना। तभी ना ऐसे लोग पैदा होते जा रहे हैं जो प्रशंसा की अपेक्षा में अच्छे कार्य करते हैं या प्रशंसा का तामझाम जुटाते हैं। फूल में महक हो सकती है, पर उसे सूंघने वाले उस महक को समझ सकें जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो फूल अपनी महक को जान सके। शास्त्रों में यश की खोज में भागने वाले व्यक्ति को शराब की खोज में भटकने वाले शराबी के समान बताया गया है। यशेच्छा भी एक तरह का व्यसन ही है। इरेमुडी मणि ने बात की दिशा बदल दी। बेटे के साथ जो फ्रेंच युवती आई है वो बहुत अच्छी लड़की लगती है, तमिल बढ़िया बोलती है। तुम्हें यहां जब तक बैठे रहे तुम्हारे सामने बैठी ही नहीं, बहुत इज्जत देती है यार तुम्हें। यही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी है, काफी कुछ पढ़ रखा है। एक फ्रेंच लड़की इतनी अच्छी तमिल बोले, ये सचमुच आश्चर्य की बात है। तुम्हें आपत्ति न हो तो हमारे वाचनालय में एक दिन एक गोष्ठी कर दें। बेटा बहुत भाग्यशाली है। सुंदर, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल जीवन साथी मिलना बहुत भाग्य की बात है। ये तो अब तय करना है कि जीवन साथी बनेगी भी या नहीं। शर्मा जी हंसते हुए बोले, पर इरेमुडी मणि ने नहीं छोड़ा। उसी समय उन्हें झिड़क दिया, किसी के जीवन साथी के बारे में तो उसे तय करना है कि दूसरे ही तय करेंगे। पर व्यवहारिक जीवन में दूसरों के विचार भी तो महत्व रखते हैं। माँ बाप, घर, समाज, ये भी तो देखना पड़ता है। बच्चे खुश रहें बस काफी है। जाति, धर्म, कुल, गोत्र आदि की बातें कहीं उनकी खुशियों को मार न दें। देखते हैं। और कुछ? मैं चलता हूं, उन लोगों से कह देना फिर आऊंगा फुर्सत में। मलरकोडी वाले मामले में सीमा वैयर को जरा चेता देना, भूलना मत, इरेमुडी मणि ने कहा। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।